नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो कि जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आ रखी है और अकाउंट ऑफिसर की, उसमें एक टॉपिक है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कैपिटल बजटिंग। यानी कि पूंजी बजटन। मेरे पास जो मैंने पोल क्रिएट किया था उसमें काफ़ी मांग आई कि सर कैपिटल बजटिंग है, वो टॉपिक आप हमें करवाएं। तो मैं आज आपके लिए कैपिटल बजटिंग का टॉपिक लेकर आया हूँ, पूंजी बजटन। तो बात करते हैं कि पूंजी बजटन क्या होता है। पूंजी बजटन है वो दो शब्दों को जो है मिलकर के बना है, पूंजी और बजटन। तो देखो पूंजी क्या होती है, जो व्यवसाय होता है, कोई भी व्यवसाय, उसमें जो भी धन होता है, रुपए होते हैं, कोष होते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, उनको उपयोग में लेते हैं। अपन पूंजी का उपयोग क्या करते हैं, या तो अपन खर्चों में काम में लेते हैं या फिर अपन संपत्तियां खरीदते हैं। अपन या तो संपत्ति खरीदने में या उनको जो है अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि आयगत वे में जो है उसको काम में लेते हैं। तो अपन जब संपत्तियां खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा धन, कोई भी बिजनेस होता है उसकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, जो काफ़ी धन है, काफ़ी पूंजी है, वो इन संपत्तियों में यानी कि फिक्स्ड एसेट्स में लगी रहती है। स्थायी संपत्तियों में काफ़ी पूंजी लगी रहती है। जैसे कि आपका मान लो कोई बिजनेस है तो उसके अंदर आपकी जो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इनमें काफ़ी पैसा है, काफ़ी धन है, काफ़ी कैपिटल क्या रहती है, इन्वेस्टमेंट रहती है। या कई मशीनरी है, ठीक है, काफ़ी सारा रुपए पैसे पूंजी है, कहाँ लगी रहती है, संपत्तियों में, फिक्स एसेट्स में लगी रहती है। तो अपन जब फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो फिक्स एसेट परचेज करने से पहले अपन ये देखते हैं कि वो जो अपन फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हैं वो अपने लिए कितनी उपयोगी है या उपयोगी नहीं है। जो भी अपन एसेट्स परचेज कर रहे हैं वो अपने लिए क्या उपयोगी है और उससे अपन को क्या फायदा होगा, क्या अपने लिए बेनिफिट रहेगा या बेनिफिट नहीं रहेगा, बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा, इनका अपन क्या करते हैं, डिसीजन करते हैं। तो आपने देखा होगा जो मैनेजमेंट होता है किसी भी बिजनेस का, वो ये चाहता है कि संपत्ति खरीदने से पहले उसके बारे में जो है निर्णय ले ले, डिसीजन ले ले कि अपन जैसे कोई भी चीज़ खरीदते हैं, अपन डिसीजन लेते हैं कि वो चीज़ कितने की प्राइस की पड़ेगी, उसके बाद अपन को उससे कितना प्रॉफिट होगा, कितने साल उसकी वैलिडिटी है, कितने साल चलेगी, ये सारी चीज़ें अपन क्या करते हैं, पहले पता लगाते हैं। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, पूंजी का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, विनियोजन करते हैं, उससे पहले अपन क्या करते हैं, उसको निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए अपन क्या करते हैं, जो है इसका पूर्वानुमान करते हैं। तो फ्यूचर में लिए जाने वाले डिसीजन के संबंधी अपन क्या करते हैं, पूर्वानुमान करना क्या कहलाता है, कैपिटल बजटिंग कहलाता है, यानी पूंजी बजटन कहलाता है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि पूंजी बजटन क्या होता है, यानी निर्णय लेने के लिए, फ्यूचर की योजनाओं के निर्णय लेने के लिए अपन क्या करते हैं, कैपिटल बजटिंग करते हैं। किसको काम में लेते हैं, कैपिटल बजटिंग को, पूंजी बजटन अपन काम में लेते हैं। तो आइए चलते हैं आगे कि पूंजी बजटन है जो उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो देखो जो पूंजी बजटन है उसकी दो विधि है। पूंजी बजटन की कितनी विधियां भाई, पूंजी बजटन की ध्यान रखना, पूंजी बजटन की जो है आपके दो विधियां हैं। कौन कौन सी है दो विधियां, तो अपन देखते हैं पूंजी बजटन की दो विधियां। तो पूंजी बजटन है उसकी जो टेक्निक है, तकनीकें हैं, उसकी अपन बात करें तो एक है परंपरागत विधि और एक है आधुनिक विधि। तो देखो परंपरागत विधि का मतलब है यानी ट्रेडिशनल मेथड, जो मेथड चला आ रहा है पहले से, और आधुनिक विधि का मतलब है मॉडर्न मेथड, यानी नवीन जो है विधियां हैं वो इसके अंदर शामिल है। इसको अपन डिस्काउंटेड मेथड भी कहते हैं। मॉडर्न मेथड को अपन है जो डिस्काउंटेड मेथड भी कहते हैं। जो आपकी परंपरागत विधि है उसमें जो मुख्य रूप से हैं, जो तीन अपन जो है टेक्निक काम में लेते हैं, उसमें अपने सबसे पहले बात करेंगे पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मेथड हो गया आपका, एक आपका पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबल एबिलिटी मेथड,
इसके बारे में अपन बात करेंगे। और एक अपन अकाउंटिंग रिटर्न मेथड, अकाउंटिंग रिटर्न मेथड यानी कि ARR, इसके बारे में बात करेंगे। और जो मॉडर्न मेथड है इसमें भी अपन जो 3 तकनीकें हैं उनको काम में लेंगे। नंबर 1 बात करा जाए तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। और बात करें नंबर 2 और 3 की, तो इसमें जो आपकी है वो अपन जो विधि काम में लेंगे वो आपके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR। और एक जो अपन और विधि तकनीक है उसका जो अपना नाम है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंडेक्स मेथड। तो देखो ये अपने सामने है पूंजी बचत की जो विधि है उसमें अपन चर्चा करेंगे। जो परंपरागत विधियां हैं इसमें जो है समय, कीमत, धन का कोई महत्व नहीं होता, समय, कीमत, धन का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन जो आधुनिक विधियां हैं इसमें आपके समय, कीमत, धन का क्या होता है, महत्व होता है। कौन सी विधियों में? मॉडर्न यानी नवीन जो मॉडर्न अप्रोच है, जो मॉडर्न अप्रोच मेथड है उसके अंदर जो समय, कीमत, धन का महत्व होता है। और जो ट्रेडिशनल मेथड है इनके अंदर समय, कीमत, धन का कोई महत्व नहीं होता है। तो आज जो है अपन सबसे पहले जो है पे बैक पीरियड या ट्रेडिशनल मेथड वाली सारी तकनीकें, पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी मेथड और अकाउंटिंग रिटर्न मेथड यानी ARR, इनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं पे बैक पीरियड मेथड। इस मेथड में, पे बैक पीरियड मेथड के अंदर क्या करते हैं कि आपने जितना भी विनियोग किया है यानी जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं, वो संपत्ति वापस उसका मूल्य कितने समय में आपके पास रिटर्न हो जाएगा, ये मेथड कहलाता है पे बैक पीरियड मेथड। यानी कि संपत्ति है या आपका जो विनियोग है, क्या है विनियोग, वह कितनी अवधि में यानी कितने टाइम में उसकी लागत जो है आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि आपने आज एक मार्कर खरीदा, क्या खरीदा, एक मार्कर खरीदा और आपने इस मार्कर के जो है 20 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? 20 रुपये दिए। अब आपको इस मार्कर से इनकम होकर के ये 20 रुपये कितने टाइम में मिल जाते हैं? जैसे मैं कहूँगी ये 20 रुपये है, अगर 2 साल में मिल जाते हैं तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो है 2 साल में मिल जाएंगे। या फिर आपका 2 रुपये पर साल मिलता है तो आपको 10 साल, इसका पे बैक पीरियड कितना आ जाएगा? 10 साल। कितना? 10 साल। यदि आपको हर साल 2 रुपये मार्कर से मिलते हैं और 20 रुपये मार्कर की कॉस्ट है तो आपको 10 साल में इसका जो है रिटर्न मिलेगा। 10 साल में इसकी जो है आपकी लागत है वो क्या होगी? आपको वसूल होएगी, लागत मिल जाएगी। तो अब देखो पे बैक पीरियड मेथड में अब करें बात अपन, कौन सा मेथड बात कर रहे हैं भाई? पे बैक पीरियड मेथड। यानी कि आपकी जो लागत है, जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपको वापस कितने साल में वसूल हो जाएगा, ये ज्ञात करते हैं अपन पे बैक पीरियड मेथड में। पे बैक पीरियड मेथड ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है? देखिए वो होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी आपने टोटल विनियोग कितना किया और बट्टा भाग दे देते हैं कैश इन फ्लो का, यानी कि आपको रोकड़ अंतर प्रवाह कितने रुपए आपको प्राप्त हुए। क्या कर देते हैं? सीधा सा फॉर्मूला है कि आपने जो विनियोग किया है 10,000 रुपये और आपको यदि हर साल 5,000 रुपये मिलता है तो 2 साल उसका पे बैक पीरियड मेथड होगा। यानी कि आपने जो है वो कैश इन फ्लो प्रति वर्ष, यानी कि प्रति वर्ष उसकी जो जीवन काल है किसी विनियोग का, किसी संपत्ति का, उसके जीवन काल में हर साल आपको कितना रुपया कैश इनफ्लो हो रहा है और उसकी लागत क्या है। अगर लागत के अंदर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर कैश इनफ्लो का भाग दे देते हैं तो पे बैक पीरियड मेथड जो है अपन ज्ञात कर लेते हैं।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है कि एक है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है मान लो 1 लाख रुपए। कितना इन्वेस्टमेंट? 1 लाख रुपए। और प्रति वर्ष जो है कैश इनफ्लो पर ईयर जो है वो 20,000 रुपये है। यानी हर साल आप है जो इस इन्वेक्स हैं आपको हर साल जो है प्रति वर्ष सेम ही है। ध्यान रखना, कैश इनफ्लो मैं बता रहा हूँ जब सेम हो, क्या हो, कैश इनफ्लो हर ईयर यानी प्रत्येक वर्ष क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ कैश इनफ्लो पर ईयर 20,000 है और ये जो है आपको है जो है आपको दे रखा है। तो आपको पता करना है कि इसका पे बैक पीरियड मेथड कितना है। तो आपको क्या करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख में 20,000 का भाग दे देना है। तो यानी ये आपके आ जाएगा 5 ईयर्स, यानी 5 साल में आपको क्या मिल जाएगा, जो आपका विनियोग है उसकी पूरी राशि आपको 5 साल में वापस प्राप्त हो जाएगी। तो 5 साल क्या कहलाएगा, पे बैक पीरियड मेथड की विधि से पे बैक पीरियड कहलाएगा। अब आपको हर साल जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में कैश इनफ्लो सेम हो। तो कैश इनफ्लो क्या हो सकता है, अलग भी हो सकता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जब कैश इनफ्लो अलग अलग हो, हर साल जो है कैश इनफ्लो सेम नहीं हो कर अलग हो, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बटा कैश इनफ्लो। फॉर्मूला तो यही है। लेकिन अब आपके सामने प्रत्येक वर्ष कैश इनफ्लो की राशि अगर अलग अलग होती है तो अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कैश इनफ्लो जो अपन कहाँ में कौन सा लेंगे कैश इनफ्लो। तो देखिए बात करें कैश इनफ्लो की, रोकड़ अंतर पर हुआ। आपने यदि कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है तो आपको पता होगा रोकड़ अंतर हुआ क्या होता है। जब रुपए अपने पास जो आते हैं उसे अपन कैश इनफ्लो कहते हैं और जो रुपए अपने पास से जाते हैं उसे अपन कैश आउटफ्लो कहते हैं। तो कैश इनफ्लो के लिए अपने पास सबसे पहले सेल्स दे रखी होगी, बिक्री। अगर क्वेश्चन के अंदर सेल्स दे रखी है तो सेल्स में से अगर अपन घटा देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से क्या घटा देंगे, माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परिवर्तनशील लागत। ठीक है, सेल्स में से क्या करा देंगे, वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे। तो अपने पास जो आ जाएगी राशि वो अपने पास आ जाएगी कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान। इसमें से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि स्थिर लागत। अगर फिक्स्ड कॉस्ट घटा देंगे तो अपने पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में अपन को क्या करना है, इस प्रॉफिट में से अपन को क्या कर देना है, लेस कर देना है। प्रॉफिट में से क्या लेस कर देना है, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को अपन को क्या कर देना है, घटा देना है। अगर मूल्यह्रास अपन घटा देंगे तो अपने पास जो राशि आ जाएगी वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन यानी जो है शुद्ध लाभ मूल्यह्रास घटाने के बाद। जो डेप्रिसिएशन होगा मूल्यह्रास को घटा देंगे। अब मूल्यह्रास घटाने के बाद अपन को क्या कर देना है, इसमें से घटा देना है इनकम टैक्स। लेस क्या कर देना है भाई, आयकर इनकम टैक्स घटा देना है। इनकम टैक्स घटाने के बाद जो अपने पास राशि आ जाएगी वो आ जाएगी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि आफ्टर टैक्स के बाद जो अपना नेट प्रॉफिट है वो आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि पहले डेप्रिसिएशन घटता है उसके बाद टैक्स घटता है। कई बार स्टूडेंट क्या कर देते हैं, पहले टैक्स घटा देते हैं फिर डेप्रिसिएशन घटाते हैं, तो क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग। तो पहले डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर टैक्स लगाना है और टैक्स घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब इसमें वापिस प्लस कर देना है डेप्रिसिएशन, क्योंकि मूल्यह्रास है वो आपको पता है कैसा आइटम है, नॉन कैश आइटम है। कैसा आइटम है, नॉन कैश आइटम यानी नॉन कैश, गैर रोकड़ मत है। क्योंकि डेप्रिसिएशन से है वो आपके रोकड़ में कमी नहीं होती है, केवल संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है, रोकड़ में कोई कमी नहीं है। इसलिए इस डेप्रिसिएशन को अपन वापस जोड़ देंगे तो आपके सामने जो राशि आ जाएगी वो राशि आ जाएगी कैश इनफ्लो की। कौन सी राशि आ जाएगी, कैश इनफ्लो, रोकड़ प्रवाह। तो अपन को ये राशि काम में लेनी है कब, जब अपने पास क्या हो, जो कैश इनफ्लो है हर साल आपको क्या दे रखा हो, अलग अलग दे रखा हो। अगर सेम दे रखा हो कैश इनफ्लो निकाल के तो सीधा मैंने बता दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट बटा कैश इनफ्लो का भाग देना, पे बैक पीरियड आ जाएगा। जब अपने पास कैश इनफ्लो हर साल अलग अलग दे रखा हो, कैश इनफ्लो है जो है प्रत्येक वर्ष अलग अलग हो, प्रत्येक वर्ष क्या हो, अलग अलग हो। जब हमारे पास रोकड़ जो अंतर है अलग अलग होता है तो अपन को बनाना पड़ता है संचयी बारंबारता।
जो आपने पढ़ी होगी, तो अपन को संचय करना पड़ता है, यानी कि कम्युलेटिव बनानी पड़ती है, आगे आगे जोड़ने पड़ता है कि अपन को जो रुपए हैं कितने साल में मिल जाएंगे। अगर इस प्रकार से कैश इनफ्लो हो, हर साल अलग अलग हो, तो वो संपत्ति का जो लागत है अपनी कितने साल में वसूल हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब आपके सामने एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको पेबैक पीरियड ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रोजेक्ट है जिसकी आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट दे रखी है। आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो दे रखी है 50,000 रुपये। प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या दे रखी है आपको? 50,000 रुपये प्रोजेक्ट कॉस्ट दे रखी है, और उसकी लाइफ दे रखी है कि 5 साल, यानी कि वो 5 साल आपका चलेगा जो प्रोजेक्ट है। और जो आपको है इसकी स्क्रैप वैल्यू है वो कुछ भी नहीं दे रखी है, यानी कि ये बाद में इससे कुछ भी रुपए वसूल नहीं होंगे, स्क्रैप वैल्यू नील है, 0 है। और आपको टैक्स की रेट दे रखी है, टैक्स रेट दे रखा है 35%, यानी कि आपका जो टैक्स लगेगा वो 35% की दर से लगेगा। और जो आपको दे रखा है, आपको कह रखा है मूल्यह्रास SLM मेथड से, यानी सीधी रेखा पद्धति से, स्ट्रेट लाइन मेथड से जो है आपको है मूल्यह्रास लगाना है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको ज्ञात करना है पे बैक पीरियड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पे बैक पीरियड ज्ञात करना है। और जो आपको है हर साल की जो है आपको अलग अलग जो है प्रॉफिट है वो दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर डिप्रेशन भी आपको दे रखा है। तो देखिए आपको जो है फर्स्ट ईयर 5 साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और 5 ईयर का आपको प्रॉफिट बिफोर डिप्रेशन मूल्यह्रास से पहले का जो है आपको प्रॉफिट है वो आपको दे रखा है कि जो आपको है 10,000 रुपये, 11,000 रुपये और 14,000 रुपये, 15,000 रुपये और 25,000 रुपये। ये आपको दे रखा है हर साल का आपको इतना इतना लाभ होगा। लेकिन लाभ दे रखा है प्रॉफिट बिफोर डिप्रेशन, यानी कि मूल्यह्रास से पहले का लाभ दे रखा है, यानी मूल्यह्रास घटाया हुआ नहीं है। तो अपन को सबसे पहले मूल्यह्रास निकालते हैं। तो देखो डिप्रेशन कितना हो जाएगा अपना, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 50,000 और इसका लाइफ है 5 साल, तो हर साल जो है डिप्रेशन कितना लगेगा? 10,000 रुपये हर साल डिप्रेशन लगेगा। अब देखो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि अपन को कैश इनफ्लो ज्ञात करना है। कैश इनफ्लो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इसमें से अपन क्या करेंगे? डिप्रेशन घटाएंगे। क्या घटाएंगे भाई? मूल्यह्रास घटाएंगे। तो मूल्यह्रास है जो आपको कितना दे रखा है, आपको पता है हर साल 10,000 रुपये, तो यहाँ आपको मूल्यह्रास इसमें से घटाते हुए चलना है। जो लेस करता है मूल्यह्रास वो अपन को करना है। तो यहाँ 10,000 रुपये, यहाँ पर भी 10,000 रुपये, यहाँ पर भी 10,000 रुपये, यहाँ पर भी 10,000 रुपये और यहाँ पर भी 10,000 रुपये अपन को घटाना है। तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर डिप्रेशन, यानी प्रॉफिट आफ्टर डिप्रेशन मूल्यह्रास के बाद जो आपका है प्रॉफिट है वो कितना है। मूल्यह्रास के बाद प्रॉफिट बात करें तो यहाँ 0 हो जाएगा, इस कंडीशन में 1,000 आ जाएगा, इस कंडीशन में आपके 4,000 आ जाएगा, इस साल आपका जो है 5,000 आ जाएगा और इस साल है जो आपका 15,000 रुपये क्या आ गया। ये आपके पास आया है प्रॉफिट आफ्टर डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन घटाने के बाद जो लाभ है वो इतना आया है। अब मैंने आपको बताया डिप्रेशन घटाने के बाद आपको घटाना है, क्या घटाना है? टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको रेट दे रखी है। टैक्स की रेट कितनी दे रखी है भाई? आपको 35% दे रखी है, 35% दे रखी है। तो यहाँ 0 का 35% करेंगे तो 0, फिर यहाँ 1,000 का 35% करेंगे तो देखो यहाँ लेस करना है 1,000 माइनस 35%, इसमें से 4,000 माइनस 35%, 5,000 माइनस 35% और 15,000 माइनस 35% टैक्स अपन को घटाना है। तो 1,000 में से 35% घटाएंगे तो 1,000 का 35% 350 होता है, तो ये बच जाएगा 650 रुपये। 4,000 का 35% अपन निकालते हैं तो 35 कितना हो जाता है भाई? 4,000 का 35, 70, 140 यानी 1,400 रुपये घट जाता है। तो ये आपके आ जाएगा 2,600 रुपये। 5,000 का अगर 35% घटाएंगे तो 35,000, 5,000 का 35% आप यहाँ निकाल लो साइड में, 5,000 इंटू 35/100 करो, ये 35 को 5 से गुना कर दो, 5 25 का 5 हासिल का 2, 5 3 15 2 17, यानी 1,750 रुपये अपन को घटाने हैं। तो 1,750 घटाते हैं तो 5,000 से 1,000 जाएगा 4,000, तो ये आ जाएगा 3,250। इसी प्रकार 15,000 का 35% करते हैं तो वापस वही जो है अपन यहाँ कर देते हैं। तो 150 को 35 से मल्टीप्लाई करना है
तो मैं 150 को 35 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 25 का 5 हासिल 2, 5 एकम 5, 2 7, 5 3 15, 5 हासिल 1, 3 एकम 3, 1 4, तो 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 5250 रुपये घटा दूँ, क्या आ जाएगा 5250 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 5250 घटाएंगे तो 15 में से 5 गया 10, 10 में से 2 गया 10 में से आपका जो है अगर जाएगा 250 तो ये बच जाएगा 9750। बस ये आ गया 9750। अब अपन को वापस क्या कर देना है, डेप्रिसिएशन को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आपके सामने आ जाएगा कैश इन फ्लो। रोक देखो डेप्रिसिएशन कितना है, हर साल 10,000 रुपये है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे डेप्रिसिएशन 10,000, सब में 10,000 जोड़ना है। ये लो ये जोड़ देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 10,650, ये आ जाएगा 12,600, ये आ जाएगा 13,250 और ये आ जाएगा 19,750। ये आपका हो गया कैश इन फ्लो हर साल का। ये आपके सामने कैलकुलेशन मैंने की है, आपको ऐसे क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको संचयीकरण बनाना है। क्या करना है कि अब आपको पता है कि मशीन की जो है प्रोजेक्ट है उसकी लागत कितनी है, 50,000 रुपये। ये रुपए कितने साल में वापस आ जाएंगे, तो अपन देखते हैं कि पहले साल 10,000 आ जाएंगे, दूसरे साल 10,650, तीसरे साल 12,600, चौथे साल 13,250। अगर जोड़ते हैं तो 10 10 20 10 30 10 40 3 43 तो 45, यानी 45 46 47,000 रुपये लगभग आ रहे हैं। लेकिन अपन को चाहिए 50,000 रुपये पूरे, तो वो जा रहे हैं 5वें साल में, लेकिन 5वें साल की राशि 19,750 है। कितने रुपए लें, कैसे करें, देखिए अगर अपन संचयी वार्ता बनाते हैं तो पहले साल की 10,000, दूसरे साल में कितने आ जाएंगे, 10 में 10 और जुड़ जाएंगे तो 20,650। तीसरे साल की बात करें 20,650 में 12,600 जोड़ते हैं तो 20 10 30 2 32, 32 और 1 33, 33,000 कितने आ रहे हैं भाई, जोड़ो देखें 10 10 20 10 30 तो 32,600 और 400 ये हो गए तो 33,250। चौथे साल की बात करें 33,250 में जोड़ें तो ये आते 33 3 36 10 46,500 रुपये, यानी 46,500 रुपये अपने पास क्या हो गए, आगे। लेकिन अपने पास अभी भी रुपए कम कितने, अब 5वें साल में और जोड़ दे 19,000 तो ये तो 50,000 से ज़्यादा जा रहा है, पर अपन को रुपए चाहिए 50,000 कितने साल में आ जाएंगे एग्जैक्ट। तो यहाँ कम कितने पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं सर 50,000 में से अगर 46,500 घटाते हैं तो 3,500 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब पे बैक पीरियड का एक तो आपको कंफर्म पता चल गया कि पे बैक पीरियड है वो आपके है 4 साल से तो ज़्यादा का होगा। मिनिमम 4 साल का तो हो ही गया, क्योंकि 4 साल तक तो 46,500 हो रहे हैं, 4 साल के ज़्यादा का होगा, पर 5 साल से कम का होगा, क्योंकि 5वें साल पूरा होते तो 19,750 रुपये और आ जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, जो अपन को रुपये चाहिए 4 प्लस 4 साल तो पक्के हैं, प्लस 3500 रुपये अपन को चाहिए और 50,000 पूरे करने के लिए, और रुपये किस में से आएंगे, 19,750 में से। तो यहाँ 19,750 में है, जीरो में से जीरो काट देते हैं। अब 350 में 1975 अगर भाग की बात करें तो 5 का जाता है, 5 आता 35 और 70, 5 3 15, 4 47, 9 बजे 45, 2 5 25, 70/395 अपने पास बचे। अभी भी 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5 बचे 2, 5 24 14 और इधर जा रहा है 5 7 35, 9 5 45, 14/79। अगर इसका भाग देते हैं अपन अब, तो ये अपने पास जो अगर भाग देते हैं, देखो 14 में जाता नहीं है तो पॉइंट लगा दो, 14 में जाता नहीं ना, पॉइंट लगा दो, कितने का, 79 का, नहीं जा रहा जीरो लगा दो, 140 में भाग दो, देखें तो एक बार जाएगा तो 79 लेस कर दो, देखो 10 में से 9 गया 1, 13 में से 7 गया 6, अब जा नहीं रहा तो वापस जीरो लगा दो, कितनी बार जाएगा, अब देखो अगर 7 बार जाता है तो 9 7 63 का 3, 6 7 7 49 और 6 53, यानी 533। तो 8 बार देख दो तो 90 कितना होता है, 90 72 का 2 हासिल 7 8 56 और 7 63 यानी 632, यानी समथिंग जाएगा। तो अपन मान लेते हैं 0.7।
तो यानी कि ये पे बैक पीरियड कितना आ गया 4.17। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 4.17, यानी 4 साल तो कंफर्म है, 0.17 और है, यानी कि आपका पे बैक पीरियड कितना आ गया 4.17 आपका पे बैक पीरियड है। पे बैक पीरियड कितना है 4.17। अगर आपको मंथ में पूछे तो 0.17 को है 12 से कन्वर्ट कर दो तो आपको मंथ में पता चल जाएगा कितने महीने ऊपर है। अगर 0.25 आते तो कन्फर्म था 3 महीने, 0.25 आता तो कन्फर्म था 3 महीने, क्वार्टरली हो जाता। लेकिन यहाँ 0.17 इसका मतलब 3 महीने से क्या है कम है, 4 वर्ष 1 महीने के समथिंग आपका होगा, 4 वर्ष 2 महीने के समथिंग आपका पे बैक पीरियड हो जाएगा। तो बताओ इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर हमें चीज़ ये समझ में नहीं आई, और आपको और कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी के साथ शेयर करें। और जो है यदि आप जूनियर अकाउंटेंट के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो 20 मॉक टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट मात्र 150 रुपये में आपको मिल रहे हैं। पावर स्टडी का ऐप डाउनलोड करें और ऐप में जाकर के जो आप मॉक टेस्ट सेक्शन में जाकर के मॉक टेस्ट परचेज कर लें। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मात्र 150 रुपये में 20 मॉक टेस्ट 90 दिन की वैलिडिटी के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो बताओ इसमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है ना, आपको मिटा दूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, ठीक है। तो ये बात थी पे बैक पीरियड मेथड की बात थी। अब मैं आपको जो दूसरी है, मैंने कहा मैं आज आपको जो है ट्रेडिशनल मेथड कंप्लीट करा दूंगा, बाकी जो आपका मॉडर्न मेथड है यानी कि जो डिस्काउंटेड मेथड है वो मैं आगामी क्लास में कराऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए अब मैं नंबर 2 बात कर रहा हूँ पे पास्ट जो है पोस्ट पे बैक जो है प्रॉफिटेबिलिटी मेथड की बात कर रहा हूँ मैं। देखो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड की अगर मैं बात करूं तो ये जो मेथड है इस मेथड में क्या कहता है, ये मेथड ये कहता है, अब एक बात ध्यान देना, जो पेबैक पीरियड है अगर आपके सामने 2 प्रोजेक्ट हो, कितने प्रोजेक्ट हो एक बार इसकी भी ध्यान रखना, अगर 2 प्रोजेक्ट दे रखे हो या 3 प्रोजेक्ट दे रखे हो और आपको कहा जाए कि इनमें से एक प्रोजेक्ट का चुनाव कीजिए आपके लिए अच्छा कौन सा है, तो ध्यान रखना जिस प्रोजेक्ट का या जिस मशीन का पेबैक पीरियड कम होगा, क्या होगा पेबैक पीरियड कम होगा, ज़्यादा नहीं, ध्यान रखना पेबैक पीरियड कम होगा, उसका चयन करेंगे, क्योंकि वो तो अपन को जल्दी कम समय में वापस क्या करेगा अपनी लागत अपन को वापस जो है वसूल करके दे देगा। तो अपन जिसका पेबैक पीरियड कम होगा उस प्रोजेक्ट का चुनाव करेंगे, और एक प्रोजेक्ट को 2 प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो दूसरे प्रोजेक्ट को खारिज कर देंगे जिसका पेबैक पीरियड ज़्यादा है। इस चीज को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं परस्पर अपवर्जी निर्णय। क्या बोलते हैं, परस्पर अपवर्जी निर्णय, यानी कि जो आपके पास एक प्रस्ताव को क्या करना स्वीकार करना और अन्य जो वैकल्पिक प्रस्ताव है उनको अस्वीकार करना, यानी अपन ने एक प्रस्ताव को स्वीकार किया दूसरे प्रस्ताव को अस्वीकार किया, इसे अपन क्या कहते हैं परस्पर अपवर्जी निर्णय कहते हैं। तो देखिए अब बात करें पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। ये मेथड ये कहता है कि जो है जो भी प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया है वो लाभ ज्यादा कौन देगा, जो प्रोजेक्ट आपको ज्यादा लाभ देगा उसका अपन चुनाव करेंगे, यानी कि जो जिसका ये पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा, जिसका पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगा उसका चयन करेंगे। सीधी सी बात है, जो मशीन अपन को ज्यादा लाभ देगी, जिससे अपन को लाभ ज्यादा हो रहा है उसका अपन क्या करेंगे चयन करेंगे, उसको अपन चूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। ये पेबैक पीरियड में तो जो अपना पेबैक पीरियड कम होगा उसका चुनाव करेंगे, लेकिन पोस्ट पेबैक पीरियड मेथड में क्या करेंगे, जो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड है उसमें अपन क्या करेंगे, जिसकी ज्यादा होगी जो अपन को रुपए ज्यादा लाभ देगा उसका अपन चुनाव करेंगे। ये कैसे निकालते हैं, इसका सीधा सा फॉर्मूला है एनुअल, यानी साल में जो कैश इनफ्लो है, एनुअल कैश इनफ्लो में से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो अपन का विनियोग है टोटल उसको अपन क्या कर देंगे कैश इनफ्लो में से घटा देंगे, तो अपने पास ये आ जाएगा पोस्ट पेबैक है जो प्रॉफिटेबिलिटी मेथड है उसमें जो अपन को पता चल जाएगा।
एक सेकेंड, आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आपके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पोस्ट पेबैक प्रोबेबिलिटी मेथड हो जाएगा, जिसका क्या होगा, ज़्यादा होगा उसका अपन चयन करेंगे, यानी टोटल कैश इनफ्लो में से अपन इनिशियल इन्वेस्टमेंट को घटा देंगे तो अपन को पता चल जाएगा। जैसे कि आपको एक मशीन है जिसका विनियोग 5 लाख रुपए है और कैश इनफ्लो है वो 10 लाख रुपए है, तो यानी कि 10 लाख में से 5 लाख घटा देंगे तो प्रॉफिट कितना हो गया, 5 लाख। और एक का अगर 4 लाख है तो 4 लाख वाली चूज नहीं करेंगे, 5 लाख वाली चूज कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं तीसरा मेथड जो मैंने आपको बताया, ARR, यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ जो है, अकाउंटिंग जो रेट ऑफ रिटर्न है उस मेथड की मैं बात कर रहा हूं, जो मैंने आपको मेथड बताया है। ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है, यानी इसको एवरेज रिटर्न मेथड भी बोलते हैं, अकाउंटिंग रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान रखना, जिसकी ARR ज़्यादा होगी, जिसकी ARR ज़्यादा होगी उसका चयन करेंगे, उसका चयन करेंगे। जिस प्रोजेक्ट की ARR ज़्यादा होगी उसका अपन क्या करेंगे, चयन करेंगे। जिस प्रोजेक्ट की जो ARR ज़्यादा होगी उस प्रोजेक्ट का अपन क्या करेंगे, चयन करेंगे, उस मशीनरी को अपन खरीदेंगे। ये जो ARR है ये आपके प्रतिशत में निकलती है। ARR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखें ARR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, अगर ARR निकालनी आपको तो ध्यान रखना, चीज़ तो यही काम है लेनी अपन को, इसीलिए मैंने इसको अभी तक मिटाया नहीं था। ARR के लिए काम में ही लेनी है आपको, लेकिन अब जहाँ पर अपन वापस डेप्रिसिएशन जोड़ रहे थे ना, तो ये जो कैश इनफ्लो आ रहा था ना अपने पास, अभी अपन इसको काम में लिया था, पे बैक में भी और पोस्ट पे बैक में भी, लेकिन ARR के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। ये जो राशि है इसका इस्तेमाल किस में किया जाएगा, ARR के लिए। ARR के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो देखो, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपका है, ठीक है, इसमें भाग देंगे, किसका भाग देंगे, जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब देखो ये चीज तो इनटू 100, लेकिन यह इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा एवरेज, यानी कि ये इसीलिए इसको एवरेज रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट का भाग दिया जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, यानी कि एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट का भाग दिया जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि इसका नाम भी अकाउंटिंग रिटर्न मेथड भी है और उसको एवरेज रिटर्न मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पर भाग दिया जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट का भाग दिया जाएगा। अब देखो एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं। एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट की लागत है वो लिखेंगे, प्लस स्क्रैप वैल्यू अगर उसकी देर की है तो वो लिखेंगे, जोड़ देंगे स्क्रैप वैल्यू को और भाग दे देंगे 2 का। कितने का, 2 का भाग दे देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू करके 2 का भाग देंगे, तो एवरेज जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपने पास आ जाएगी। तो देखें इसको निकालते हैं, इसको करते हैं। तो यही क्वेश्चन आपके सामने है जो मैंने पहले लिखा था कि प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कितनी थी, वह प्रोजेक्ट कॉस्ट थी आपके 50,000 रुपये, प्रोजेक्ट कॉस्ट थी 50,000 रुपये, यही प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी जो मैंने आपको बताई थी। स्क्रैप वैल्यू मैंने इस सवाल में आपको कहा था नहीं है, तो आप देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट में कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए। और बाकी जो है आस है आपको निकाल रखा है आस, लेकिन आपको वापस जोड़ना नहीं है कैश इनफ्लो वाला, यहाँ केवल एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये काम में लिया जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, तो देखें जोड़ो भाई, इनको कितना आ रहा है, इनको योग करो, इनका 1 2 3 4 5 सालों का योग करो। तो 9 और 3 12 2 14,000, 14,000 1 15,000, 15,600 और 400 कितना होता है, 15,600 और 400 16,250 कितना आएगा, 16,250।
ये कितने सालों का है? 5 सालों का है, तो 5 का भाग देंगे तो 5 3 15 और ये जाएगा 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बच गए, 2 पंचम 25 और 0, यानी 3250 रुपये है वो आपका क्या है? एवरेज पीएटी है। तो एवरेज पीएटी अपने पास, यानी कि एवरेज पीएटी का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 3250। कितना आ गया? 3250। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो अपना है वो इनिशियल इन्वेस्ट कितना है? 50,000 है। स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो अपन अगर बात करें तो 50,000 प्लस 0/2, तो एवरेज जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 25,000 रुपये। तो ये चीज़ पता चल गई होगी भाई, एवरेज जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25,000 है और जो है एवरेज पीएटी कितना है? 3250 है। अब अपन को क्या करना है? एवरेज पीएटी 3250 में भाग देना है एवरेज जो है इन्वेस्टमेंट का, गुना में रखना है 100। तो अगर 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से ये जीरो गई, इसका इसमें भाग जाएगा 5 का 5 बार, 5 7 6 पंजा 30, 2 पंचम 25, तो ये आ गया आपका 65 और 3 का 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 13% कितना आ गया? 13% है वो आपका क्या आ जाएगा भाई? जो है ARR आ जाएगा। तो बताओ भाई, इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? जो आपकी ARR है वो कितनी प्रतिशत आ जाएगी? 13% आपकी क्या आ जाएगी? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को जो मैंने आज आपको क्लास में अंदर बताया है, जो मैंने आपको कैपिटल बजटिंग है इसके अंदर मैंने आपको आज है ट्रेडिशनल मेथड बताया है, मॉडर्न मेथड आगामी क्लास में बताऊंगा। ट्रेडिशनल मेथड अंदर मैंने आपको 3 विधियां बताई है, पे बैक पीरियड मेथड, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, और मैंने आपको जो तीसरा मेथड बताया अकाउंटिंग रिटर्न मेथड या एवरेज रिटर्न मेथड यानी ARR। एक बार फटाफट से रिवीजन देख लो कि जो पेबैक पीरियड मेथड है उसमें जिसका पेबैक पीरियड कम होगा उसका चुनाव करेंगे, चुनाव करने को परस्पर अपोजिट निर्णय कहते हैं। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी में जिसका मशीन जो लाभ ज़्यादा देगी उसका चयन करेंगे, और जो तीसरा ARR जिसकी ARR क्या होगी? ज़्यादा होगी, उस मशीन का प्रोजेक्ट का चुनाव करेंगे। यानी कि जो आपको ज़्यादा रिटर्न देगी उसी का चुनाव करेंगे। रिटर्न का मतलब होता है ज़्यादा वापस आपको ज़्यादा लौट आएगी, उस मशीन का चयन करना सीधी सी बात है। तो जिसकी ARR ज़्यादा होगी उसका चयन करेंगे। तो ARR के लिए आपको क्या यूज में करना है? PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्ञात करना है और उसको इसमें यूज में लेना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो पावर स्टडी की ऐप डाउनलोड करो और ऐप में से मॉक टेस्ट डाउनलोड कीजिए, मात्र 150 रुपये में 20 मॉक टेस्ट। धन्यवाद। और आपको ये भी बताओ ना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और आगामी आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ऑडिटिंग हो, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे रेशियो एनालिसिस हो, चाहे आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे आपको जो है बेसिक अकाउंटिंग पढ़नी है या ऑडिट पढ़नी है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना हो आप कमेंट करना। जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा कमेंट आएंगे, जिस टॉपिक के ज़्यादा कमेंट आएंगे वो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं मनोज प्रजापति, व्याख्याता वाणिज्य, रैंक 4। धन्यवाद।